नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2018 अभी ख़त्म होने वाला है, साल का अंत चल रहा है और 2019 जो नया साल है हम उसका स्वागत करने वाले हैं। तो 2018 में क्या इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जो हैं, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, आज ये वीडियो जो है उसी जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में है कि कौन कौन सी जजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, कौन कौन सी जजमेंट दी हैं, कितनी इंपॉर्टेंट दी हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं इंडिया को मिले, जिनमें से एक का नाम है श्री दीपक मिश्रा जी और दूसरे का जो अभी भी हैं वो हैं रंजन गोगोई जी। तो दीपक मिश्रा जी ने काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हैं वो डिलीवर करी हैं अपने टेन्योर में, और जिसमें कि सबरीमाला है, आधार का जो इशू था वो था, होमोसेक्सुअलिटी का था, अडल्ट्री का था। और जो रंजन गोगोई जी हैं उन्होंने हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है राफेल के ऊपर जो जजमेंट है वो उन्होंने डिलीवर करी है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है 2018 रहा है लीगल एंगल की तरफ से। लीगल जो है अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो उसकी तरफ से काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो आई हैं 2018 में। तो चलते हैं इसी को जो है जजमेंट्स को बारी बारी हम छोटी छोटी जो है उसमें डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। सबसे पहली जजमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है सबरीमाला की। देखिए, ये जो केस था ये था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डिवोशन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिवोशन जो है उस पर किसी भी प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, यानी कि नारी नर नारी या आदमी पुरुष के हिसाब से उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं हो सकता है। और इसके बेसिस पे जो है उन्होंने सबरीमाला में जो है लेडीज की एंट्री जो है वो अलाउ कर दी है। ये मैं आपको बता दूं कि सबरीमाला में ये इशू था कि वहां पे लेडीज का जाना मना था। तो ऐसे में जो है ये इशू जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां पे 5 जज बेंच जो है वो बैठा, जिसमें से 4:1 की रेशियो से ये डिसीजन आया कि वुमेन की एंट्री को जो है सबरीमाला में अलाउ कर दिया जाए, और ये जो है सबरीमाला की जजमेंट में हेल्ड किया गया। इसके बाद जो जजमेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। इसमें सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो है उसको एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस का टाइटल था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 157 ईयर ओल्ड लॉ जो था हमारा, जिसमें कि जहां पे दो एडल्ट्स जो हैं सेम सेक्स के, यदि उनके अंदर कोई भी कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट होता है तो वो 377 के अंदर वो पनिशेबल था इंडियन पिनल कोड के। तो उन्होंने जो है 157 ईयर ओल्ड जो भी लॉ था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और अब जो ये हेल्ड किया है कि भी जहां पे भी दो अडल्ट्स हैं, The 5-judge bench declared Section 377 of Indian Penal Code unconstitutional insofar as it criminalizes consensual sexual act of adults in private। क्योंकि वो जो है वो उसको पनिशेबल उस टाइम ट्रीट करता था, लेकिन अब जो है यदि दो अडल्ट हैं सेम सेक्स के हैं, अगर उनमें कुछ भी रिलेशनशिप बनता है फिजिकली और वो प्राइवेट में है, तो ये जो है किसी भी तरह का ऑफेंस नहीं है और 377 आईपीसी जो है वो खत्म कर दी गई है अंडर दिस जजमेंट। और अगली जजमेंट है आधार से रिलेटेड। आधार का इशू जो है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया था। सेक्शन 33 सबसेक्शन 2, सेक्शन 47 एंड सेक्शन 57 ऑफ आधार एक्ट जो है उसको स्टक डाउन कर दिया गया था। और इसमें ये मेजरली एक पॉइंट जो है आम जनता के लिए निकल के आया था कि आधार जो है प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट सेक्टर जो है वो कहीं डिमांड नहीं कर सकता है, और जो भी बेनिफिट्स हैं यानी कि बेनिफिशियल स्कीम्स हैं जहां पर भी टारगेटेड है, यानी कि सब्सिडीज हैं, बेनिफिट्स हैं, सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, यदि वो अगर किसी को लेनी है तो वहां पे आधार देना बहुत ही जरूरी है। हाल ही में मैं आपको बता दूं कि एक जो है और भी सरकार ने ये जो है एक नोटिफिकेशन या जो उसको कह लीजिए आप एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज आई है ये
कि बैंक्स में भी जो है जो आधार देना चाहते हैं वो आधार उनके लिए देना ऑप्शनल है, कहीं भी कोई कंपल्शन नहीं होगी। और जो भी टेलीकॉम सेक्टर है वहां पे भी कोई आधार की कोई मैंडेटरी कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है आधार पे काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। मैं इस पे अभी अभी तक मैंने कोई भी इस पे वीडियो नहीं बनाया है आधार के ऊपर। मैं कोशिश होगी मेरी कि मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि लोग जो है इसके लिए अवेयर हो सकें। नेक्स्ट जजमेंट पर चलते हैं। अगली जजमेंट है अडल्ट्री के रिलेटेड। देखिए सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो है वो अडल्ट्री को डिफाइन करता था और साथ ही में वो एक ऑफेंस माना जाता था और पनिशेबल भी था। लेकिन अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इस लॉ को खत्म कर दिया है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए उन्होंने कहा है कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ वाइफ। जो हस्बैंड है वो वाइफ का मास्टर नहीं है। तो ये कह के जो है उन्होंने इस लॉ को जो है सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड अडल्ट्री को जो है ये स्ट्रक डाउन कर दिया है। उन्होंने लेकिन साथ ही कहा है कि जो अडल्ट्री है वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड रहेगा हमेशा ही, क्योंकि डाइवोर्स जो है वो एक अलग सेक्शन में आता है। तो वो जो है अडल्ट्री जो है यदि कोई स्पाउस कर रहा है तो वो दूसरा जो अग्रीड पर्सन है, जो अग्रीड स्पाउस है, उसके लिए जो है ये डाइवोर्स का ग्राउंड रहेगा ही रहेगा। और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि अडल्ट्री जो है वो दूसरे स्पाउस को सुसाइड करने के लिए लीड करती है, यानी कि दूसरा एग्रीड जो स्पाउस है वो सुसाइड कर लेता है अपने दूसरे पार्टनर की अडल्ट्री की वजह से, तो जो भी अडल्टरस पार्टनर है वो जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा अंडर सेक्शन 306 इंडियन पिनल कोड। तो ये जो है अडल्ट्री का लॉ जो है काफी पुराना लॉ था, 158 ईयर ओल्ड लॉ था ये, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको 3 बार अपहेल्ड भी किया हुआ है पहले। लेकिन अब जो है 2018 में जो है केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने जो है अडल्ट्री के लॉ को पूरी तरह से जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। और अब इंडियन पिनल कोड में अडल्ट्री का जो है कोई भी लॉ नहीं है, इसकी कोई भी पनिशमेंट नहीं है। अगले जजमेंट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, यानी कि हम बहुत ही इसको सुनते हैं एक रोजमर्रा की जिंदगी में, हस्बैंड वाइफ जो है ये काफी झगड़े के आते हैं 498A में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो उनकी अर्लियर डायरेक्शंस थी इस 498 के रिगार्डिंग, ऐसे केसेस के रिगार्डिंग, उनको है जो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, और ताकि 498 का जो है मिसयूज को जो है प्रिवेंट किया जा सके। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कोई भी किसी भी तरह की वेलफेयर कमेटी के पास जो है ये इश्यूज नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है राजेश शर्मा का केस था, उसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है एक आई थी, इसी नाम से वो मशहूर है, राजेश शर्मा के केस से। उसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसमें 2 जज बेंच थे, उसमें ये कहा था कि जो 498 के केसेस हैं वो जो है स्क्रूटिनी के लिए फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और उसके अंदर वो जाएंगे बिफोर फर्दर लीगल एक्शन बाय पुलिस, यानी कि पुलिस का कोई भी एक्शन से पहले जो है वो वहां पे स्क्रूटिनी के लिए जाएंगे। लेकिन अब जो आई है जजमेंट का नाम है सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही कह दिया है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी कोई भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल कोई भी उसके पास अथॉरिटी नहीं है, इसलिए उनके पास किसी भी तरह से कोई भी पावर नहीं है कि उनको वो स्क्रूटनाइज कर सकें ऐसे मैटर्स को या लीगली उस पर कोई भी चीज कर सकें। इसलिए उनको बिल्कुल ये हटा दिया है स्कोप से। और 498A को जो है तो यही है कि पुलिस जो है अपने हिसाब से जो भी उनको लगेगा वो एक्शन लेगी, लेकिन उसमें साथ ही साथ उन्होंने पुलिस को ये हिदायतें दी हैं कि उनकी ही द्वारा दी गई जजमेंट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को वो फॉलो करें फॉर द अरेस्ट एंड अदर जो भी प्रोसेस होते हैं पुलिस के, ताकि किसी भी तरह का अननेसेसरी जो है रिस्ट्रेंट या अरेस्ट जो है इलीगल अरेस्ट ना हो या किसी भी तरह की हरासमेंट ना हो। तो ये जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेक्शन 498 की ए की आईपीसी की जो है जजमेंट्स डिलीवर करते हुए। अगली जजमेंट पे चलते हैं। अगली जजमेंट है यूथनेशिया के ऊपर। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफी क्लियर कर दिया है, काफी टाइम से ये इशू जो है चल रहा था कि यूथनेशिया जो है फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो इस जजमेंट में जो कि जिसका टाइटल है कॉमन कॉज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी
एक फंडामेंटल राइट है, और साथ ही में उन्होंने पैसिव यूथनेशिया एंड लिविंग विल जो है उसको भी अलाउ किया है। इसके साथ साथ ही जो है उन्होंने कोर्ट ने जो है डिटेल्ड गाइडलाइन जो है वो इशू की है इस रिगार्ड में। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड्स स्मूथनिंग द प्रोसेस ऑफ डाइंग, यानी कि राइट टू लाइफ में ही मरने का तरीका जो है स्मूथनिंग होना चाहिए, ये भी उसमें इंक्लूड है। इन केस ऑफ ए टर्मिनली इल पेशेंट, यानी कि जो बहुत ही बीमार पेशेंट है और ए पेशेंट इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट विद नो होप ऑफ रिकवरी, यानी कि जो भी ऐसी स्टेट में है जिसकी कोई रिकवरी ही नहीं हो सकती और ऐसी स्टेट में है, तो उनके लिए जो है एक राइट टू लाइफ में जो है उनके इंक्लूड करता है राइट टू डेथ विद स्मूथनिंग डेथ, यानी कि उनकी डेथ जो है वो एक आरामदायक डेथ हो। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी ए फंडामेंटल राइट, और साथ के साथ उन्होंने पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल का जो है उसको अलाउ कर दिया है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है यूथनेशिया पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए हैं। इसके बाद जजमेंट आती है SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है। इसका टाइटल है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता एंड अनदर्स। तो इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह का क्वांटिफाइबल डाटा ऑफ बैकवर्डनेस जो है वो उसकी जरूरत नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST, यानी कि SC/ST की प्रमोशन जो है उसमें किसकी रिजर्वेशन के लिए जो है किसी भी तरह का बैकवर्डनेस का कोई भी डाटा जो है उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले जो है ये एक जजमेंट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भी क्वांटिफाइबल डाटा ऑफ बैकवर्डनेस जो है वो होना चाहिए जबकि प्रमोशन की बात आती है, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आती है SC/ST की। लेकिन अब की जो जजमेंट है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी क्वांटिफाइबल डाटा रिगार्डिंग बैकवर्डनेस टू गिव रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ SC/ST वो नहीं होगा, नहीं कलेक्ट होगा। तो इस तरह से उन्होंने जो है नागराज डिसीजन जो है वो क्लैरिफाई कर दिया है, और किसी भी तरह का रेफरेंस टू ए लार्जर बेंच उसको डिक्लाइन कर दिया है, यानी कि कोई भी मैटर जो है इससे रिगार्डिंग अब जो लार्जर बेंच में नहीं जाएगा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो ये था SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अगली जजमेंट पे चलते हैं जो है रिगार्डिंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जी हाँ, एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2018 में जिसका टाइटल था स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो अलाउ कर दिए हैं उन्होंने इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, और साथ ही ये भी कहा एक कोर्ट में कि सनलाइट इज ए बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि सनलाइट जो है वो बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है, उसी तरह से जो है जो भी कमियां हैं लीगल उसमें प्रोसीडिंग्स में, या जो भी कहीं हैसल है, कोई इशू है, तो जो लाइव प्रोसीडिंग्स होंगी उससे वो कमियां जो है सारी जो है वो हट जाएंगी। तो और इसके लिए उन्होंने कहा है कि अप्रोप्रिएट रूल जो है वो फ्रेम किए जाएं जल्दी ही अंडर आर्टिकल 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगली इंपॉर्टेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है दैट इज रिगार्डिंग द राफेल, यानी कि राफेल का जो मामला आजकल पॉलिटिकली बहुत उछल रहा है, इस पे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट डिलीवर की है, और उन्होंने ये जो है एक पिटीशन थी कि सीकिंग प्रोब इनटू द राफेल डील उसको डिसमिस कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी, उन्होंने इंडिपेंडेंट प्रोब की मांग की थी पिटिशनर्स ने, और उनकी जो है वो डिसमिस कर दी है ये कह के कि इट इज ए क्लीन चिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो, चाहे वो प्राइसिंग में हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स में हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये बिल्कुल जो है क्लीन है जो भी डील है, और इसमें किसी भी तरह की इंडिपेंडेंट प्रोब की कोई जरूरत नहीं है। 2015 का ये मामला है राफेल डील का, और इस केस का टाइटल है मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड अदर्स। इसके बाद की जजमेंट है दैट इज ऑन द लिंचिंग। जी हाँ, लिंचिंग के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी जो है ऐसे इंसिडेंट्स को कंडेम किया है और डायरेक्शंस इशू की हैं। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो लिंचिंग है ये एक मोबोक्रेसी है, यानी कि एक डेमोक्रेसी होती है, उसी तरह उन्होंने एक जो वर्ड यूज किया है वो मोबोक्रेसी है कि जहाँ पे जो मास है, जो भी
डोमिनेशन जो है वो मासिस की नहीं हो सकती है, जो रूल है वो मासिस का इस तरह नहीं चल सकता है जैसे कि लिंचिंग में दिखाया गया है। तो हरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी कैंट बी अलाउड बिकम ए न्यू नॉर्म, क्योंकि ये काफी जगह से सुनने को आ रही है लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये एक जो है न्यू नॉर्म जो है वो नहीं, वो अलाउ करेंगे इस चीज को होना, और उन्होंने इस चीज को कंडेम किया है और काफी डायरेक्शन जो है वो इशू किए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। केस का टाइटल है तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। नेक्स्ट जजमेंट है दैट इज रिगार्डिंग द फायर क्रैकर्स, यानी कि पटाखों के ऊपर जो है एक जजमेंट आई थी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन ऑन सेल ऑफ फायर क्रैकर्स के ऊपर वो रिफ्यूज कर दिया था कि वो किसी भी तरह का कंप्लीट बैन नहीं लगाएंगे पटाखों की सेल के ऊपर। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने जो है ऑनलाइन जो सेल है पटाखों की उसके ऊपर बैन लगा दिया था, और साथ ही साथ जो है ड्यूरेशन जो है जिसमें कि पटाखे जा सकते हैं वो फिक्स कर दिए थे। ये जो जजमेंट थी इसका टाइटल था अर्जुन गोपाल एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो लेस पोल्यूटिंग ग्रीन क्रैकर्स हैं वो बेचे जाएं, और वो भी थ्रू लाइसेंस्ड ट्रेडर्स ही, जिनको लाइसेंस दिया गया है सिर्फ उन्हीं के थ्रू ही वो बेचे जाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन जो है सेल ऑफ फायर क्रैकर्स उन्होंने बिल्कुल बैन कर दी थी। किसी भी तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है किसी भी तरह का पटाखे की जो है सेल वो नहीं हो सकती, ये उन्होंने अपने ऑर्डर में जो है जजमेंट में अनाउंस किया था। और साथ के साथ कि किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक पटाखे बजा सकते हैं वो भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन इशू की थी इस जजमेंट में। इसके बाद जो जजमेंट है दैट इज रिगार्डिंग द विक्टिम अपील अगेंस्ट एक्विटल, यानी कि जो भी विक्टिम है अगर किसी अक्यूज को एक्विट कर दिया जाता है तो विक्टिम जो है वो अपील कर सकता है, इसके रिगार्डिंग जो है वो जजमेंट थी। हालांकि विक्टिम ऑलरेडी अपील कर सकता है, लेकिन पहले जो थी उसको लीव टू अपील जो है वो लेनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि विक्टिम कैन फाइल अपील अगेंस्ट एक्विटल विदाउट सीकिंग लीव टू अपील, यानी कि उनको किसी भी तरह की लीव टू अपील जो है वो सीक नहीं करनी पड़ेगी अपील फाइल करने से पहले। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, 3 जज बेंच की जजमेंट है, और जजमेंट का टाइटल है मल्लिका अर्जुन कोडागली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इसमें ये कहा गया है कि विक्टिम ने यदि फाइल करनी है अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड तो उसको किसी भी तरह की लीव टू अपील जो है वो सीक करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस जजमेंट में कहा गया है। नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं दैट इज फॉर्मर आईएसआरओ साइंटिस्ट नबी नारायणन केस। देखिए इस केस में नबी नारायणन के ऊपर एलिगेशंस थे कि वो जो है स्पाइंग कर रहे हैं किसी तरह की, या वो किसी तरह की ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हैं टिपिकली बाय गवर्नमेंट टू ऑब्टेन पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, उसको ऑब्टेन करने के लिए है वो चीज। तो ये जो था एक केस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चला, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको 50 लाख रुपीस कंपनसेशन जो है ग्रांट किया फॉर्मर आईएसआरओ साइंटिस्ट नबी नारायणन के ऊपर। तो उनको जो है ये इसमें बिल्कुल क्लीन चिट दी है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे थे। और एक जो है कमिटी भी बनाई गई जो कि हेड की जाएगी जस्टिस डी के जैन के द्वारा, जो कि इंक्वायर करेगी इनटू द रोल ऑफ द केरला पुलिस ऑफिसर्स, कि केरला पुलिस ऑफिसर्स ने जो जिन्होंने उनको टॉर्चर किया या इलीगली डिटेन किया, तो इस केस में किस किस ऑफिसर ने क्या क्या रोल प्ले किया उनको टॉर्चर करने में, इलीगल डिटेंशन करने में, या उनको कॉन्स्पायर करने में, किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी से उनको जो है वहां पे ये केस डाला गया। तो ये इसके लिए जो है एक कमेटी भी गठन किया जाएगा, इसमें डीके जैन की जो है उसमें देखी जाएगी ये। और साथ के साथ जो है उन्होंने 50 लाख रुपीस कंपनसेशन जो है नबी नारायणन को दिया है इस केस में। और केस का टाइटल है एस नबी नारायणन वर्सेस सीबी मैथ्यू एंड अदर्स। इसके बाद हम बात करेंगे जजमेंट की जो कि रिगार्डिंग है जज लोया डेथ कंट्रोवर्सी की। देखिए ये टाइटल है इसका तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो जज हैं सीबीआई स्पेशल जज थे BH लोया, इनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें जो है एक पिटीशन डाली गई टू सीक एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू द जज लोयाज डेथ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज बेंच ने ये डिसीजन दिया कि ये जो पिटीशन है इसको डिसमिस किया, और कहा कि किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट प्रोब की कोई जरूरत नहीं है इस केस में। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया डेथ केस में सुनाया।
इसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है एलजी वर्सेस गवर्नमेंट दिल्ली। तो यानी कि ये जो एक टसल थी एलजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की, वो काफी हद तक जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दी है 2018 में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि एलजी कैन नॉट इंटरफेयर इन ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, यानी कि एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिल्ली सरकार के ईच एंड एवरी डिसीजन में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। केस का टाइटल मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है उसको एक्ट करना पड़ेगा एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन मैटर्स ऑफ लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। यानी कि 3 मैटर्स, यानी कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको जो है एक्ट करना पड़ेगा एज पर द एडवाइस एंड एड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी डिसीजंस को जो है गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा एलजी को, बट किसी भी तरह की उनको देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन कंकरेंस ऑफ एलजी इन ऑल द मैटर्स, यानी कि हर एक मैटर में जो है एलजी की कॉन्फ्रेंस लेनी उनको जरूरी नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन करनी बहुत जरूरी है। और इसके साथ ये भी याद दिलाया कि दिल्ली जो है वो एक स्टेट नहीं है और एक ऑक्यूपाइड स्पेशल स्टेटस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है दिल्ली का, क्योंकि वो पूरी तरह से स्टेट नहीं है। इसके बाद एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दैट स्टे नॉट मोर देन 6 months, यानी कि किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को यदि स्टे कर दिया गया है, देयर इज स्टे इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नॉट टू बी ग्रांटेड बियॉन्ड 6 months, एंड फर्दर जो है अगर स्टे होएगा तो वो स्पीकिंग ऑर्डर से ही होगा। ये एक केस था एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि ऑल द पेंडिंग केसेस वेयर स्टे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ ए सिविल और क्रिमिनल ट्रायल इज ऑपरेटिंग, जिन भी सिविल और क्रिमिनल ट्रायल में किसी भी तरह का स्टे जो है वो लगा हुआ है, तो वो जो है 6 months के अंदर अंदर जो है 6 ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months जो है वो स्टे खत्म हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उसमें स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो पास किए गए हो फर्दर स्टे के। तो किसी भी तरह की, कई बार हम सुनने में आता है कि भी वो हाई कोर्ट की तरफ से स्टे हो गया 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, तो वो जो है मैटर जो है नीचे की कोर्ट में स्टे रहता था। लेकिन अब जो है जब तक कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा तो जो है वो स्टे नहीं माना जाएगा। और इस जजमेंट की, ये जो है जजमेंट मार्च में आई थी, तो इस जजमेंट के हिसाब से 6 महीने के अंदर यदि वो स्टे को कंटिन्यू नहीं होता स्पीकिंग ऑर्डर से, तो वो स्टे जो है वो खत्म हो जाएगा सिविल या क्रिमिनल ट्रायल का, या जो भी प्रोसीडिंग सिविल क्रिमिनल की चल रही है जो कि स्टेड है ऑलरेडी। इसके बाद जो है जजमेंट थी जीएसटी वैलिडिटी की। ये जजमेंट का नाम था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 की जो है उसको अपहेल्ड किया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना। तो ये जो है जजमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है एक्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड जो है माना और डिक्लेयर किया इस जजमेंट के थ्रू। ये इस जजमेंट का क्रक्स था। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में और दी थी, जो कि थी रिगार्डिंग द SC/ST एक्ट का मिसयूज के लिए। तो उसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की थी टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ SC/ST एक्ट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जजमेंट का नाम है डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो है उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि किसी भी तरह जो है SC/ST एक्ट जो है उसको मिसयूज करने से रोका जाए। और ये भी साथ में कहा था कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको जो है अरेस्ट ना किया जाए विदाउट प्रायर सैंक्शन। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको प्रायर सैंक्शन जरूरी है अरेस्ट करने के लिए, और साथ के साथ ये SC/ST एक्ट जो है मिसयूज ना हो, इसके लिए डायरेक्शन जो है उन्होंने इशू की थी इस केस के अंदर। इसके बाद जजमेंट है रिगार्डिंग द लॉ मेकर्स लॉयर, यानी कि जो लॉ मेकर्स हैं क्या वो लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका जो है एक पिटीशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डली थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि भी दे कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट MP MLAs फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ, यानी कि जो भी MP हैं या MLA हैं जिन्होंने लॉ की हुई है, एडवोकेट हैं, वो जो है ड्यूअल रोल कर सकते हैं।
और उनको लॉ की प्रैक्टिस करने से वो जो है नहीं रोक सकते हैं। और ये केस का टाइटल था अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया है कि यदि कोई भी एमपी एमएलए है जो कि प्रेजेंटली वो पोजीशन होल्ड कर रहा है एमपी एमएलए की, तो साथ के साथ जो है वो लॉ प्रैक्टिस कर सकता है और उसको वो जो है नहीं कोई भी रोक सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जजमेंट और भी आई थी रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस का नाम मैं बताता हूं आपको, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यदि कैंडिडेट जो है उसके ऊपर क्रिमिनल केस है और उसमें चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, तो चार्जेस फ्रेम होने से जो है द कैंडिडेट कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये जो है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यदि कोई भी कैंडिडेट है तो वो जो है सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम होने से जो है उसको किसी भी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया अपनी जजमेंट में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी जो कि रिगार्डिंग द रोस्टर थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बनाता है, वो ही फ्रेम करते हैं इसको। तो ये जो है एक केस था जो कि शांति भूषण ने डाला था वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, कि वही जो है मास्टर है रोस्टर का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेंगे कि रोस्टर में किसको कौन सा केस जाना है कौन सा नहीं जाना है, ये कोई और जज जो है वो नहीं कर सकता है। सारी पावर्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही है। ये उन्होंने अपने ही एक केस में जो है वो डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम है शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है एनडीपीएस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंफॉर्मेंट की। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये साफ कर दिया है, हेल्ड कर दिया है कि अक्यूज्ड जो है वो एक्विटल के अनटाइटल्ड है अगर इंफॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो दोनों एक ही पर्सन है। तो यानी कि एनडीपीएस केसेस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कभी भी इंफॉर्मेंट नहीं हो सकता है। दोनों की जो है इंफॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलग अलग होने चाहिए। एक ही पर्सन अगर है तो अक्यूज जो है वो एक्विटल का एंटाइटल्ड है। इसके बाद आती है कठुआ केस की बारी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कठुआ रेप एंड मर्डर केस है इसको ट्रांसफर करके पठानकोट सेशन कोर्ट में जो है पठानकोट सेशन कोर्ट में जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। तो आपकी जो है उसका इंडिपेंडेंट जो है वो जुडिशियल जो है प्रोसेस चले, किसी भी तरह का स्टेट की तरफ से कोई भी उसके ऊपर कोर्ट के ऊपर प्रेशर ना आ सके, इसलिए जो है इसको वो ट्रांसफर कर दिया गया है कठुआ को। ये जो केस का टाइटल है मोहम्मद अकबर अख्तर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। इसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो रिगार्डिंग द बंगलोज ऑफ एक्स सीएम है, जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके बंगलोज की जो है रिगार्डिंग ये जजमेंट है। दैट इज जजमेंट का नाम है लोक प्रहरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं वो एंटाइटल्ड नहीं है गवर्नमेंट बंगलोज के, क्योंकि ये जो है स्टक डाउन किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ यूपी मिनिस्टर्स एक्ट जो है इसको जो है स्टक डाउन कर दिया है। और इसके बाद जो है अब जो एक्स सीएम है वो एंटाइटल्ड नहीं होंगे गवर्नमेंट बंगलोज के। अगली जजमेंट जो है दैट इज रिगार्डिंग द फॉरेन लॉ फर्म्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए के बालाजी एंड अदर्स में ये हेल्ड कर दिया है कि फॉरेन लॉ फर्म्स जो हैं दे कैन नॉट सेट अप ऑफिसेज इन इंडिया। अगर उनको किसी भी तरह का एडवाइस करना भी है, फॉरेन लॉयर्स कैन एडवाइस क्लाइंट्स इन एंड फ्लाई आउट बेसिस, यानी कि फ्लाई इन फ्लाई आउट यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे जो है फॉरेन लॉयर्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन लॉ फर्म जो है वो अपना सेटअप जो है ऑफिस इंडिया में नहीं खोल सकती हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है इस जजमेंट में। और इन्होंने ये बेंच ने ये भी कहा है कि सेंटर और बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो रूल्स फ्रेम करे इस बारे में। तो ये जो है जजमेंट जो है फॉरेन लॉ फर्म्स के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है 2018 में। इसके बाद जजमेंट आती है दैट इज रिगार्डिंग द डिफॉल्ट बेल। केस का टाइटल है अचपाल एलियस राम स्वरूप एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है।
वैसे तो ये लेट डाउन रूल ही है, लेकिन उसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में कहा है कि अक्यूज जो है वो एंटाइटल्ड है डिफॉल्ट बेल का, इवन इफ अगर चार्जशीट जो है वो रिटर्न कर दी जाती है टेक्निकल रीजंस पे, यानी कि मजिस्ट्रेट अगर टेक्निकल रीजंस की वजह से वो चार्जशीट को रिटर्न कर देता है तो भी जो है अक्यूज जो है वो एंटाइटल्ड है डिफॉल्ट बेल का। और कोई भी कोर्ट जो है उस पीरियड को, यानी कि जो सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में जो रिमांड एक्सटेंड जो है रिमांड पीरियड जो है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकती बियॉन्ड 90 डेज। तो ये जो है ऑलरेडी सेटल्ड रूल है, सेटल्ड लॉ है, प्रिंसिपल है। इसी को थोड़ा क्लैरिफिकेशन और कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि टेक्निकल रीजंस की वजह से चार्जशीट नहीं फाइल हो पाई है तो भी जो है अक्यूज जो है एंटाइटल्ड है डिफॉल्ट बेल का। इसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसका टाइटल है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये जो थी जजमेंट रिगार्डिंग थी प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स की। तो इस जजमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया अपॉइंटमेंट किसका, क्वालिफाइड प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स का, यानी कि सभी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में जो है क्वालिफाइड कोर्ट मैनेजर्स अपॉइंट किए जाएं ताकि कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको और बेहतर बना सकें। ये इस जजमेंट में दिया गया। तो ये जो था प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स को अपॉइंट करने के लिए जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर करी 2018 में। इसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट है दैट इज रिगार्डिंग द कावेरी। देखिए कावेरी का इशू काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटका को डायरेक्ट किया कि वो जो है रिलीज करे वाटर 177.25 टीएमसी, जो इतना वाटर जो है वो रिलीज करे टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इंस्टेड ऑफ 192 टीएमसी। यानी कि पहले उनको 192 टीएमसी ऑफ वाटर जो है रिलीज करना था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट कर दिया कि वो 177.25 टीएमसी ऑफ वाटर जो है वो रिलीज करेंगे स्टेट ऑफ तमिलनाडु को। केस का नाम है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जजमेंट और भी है दैट इज रिगार्डिंग द विटनेस एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल ट्रायल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू करी हैं ऑन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन क्रिमिनल ट्रायल। केस का टाइटल है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रशीद। इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जो हैं वो लिस्ट आउट की हैं टू बी फॉलोड बाय ट्रायल कोर्ट्स इन कंडक्टिंग द क्रिमिनल ट्रायल एज फार एज पॉसिबल। यानी कि कुछ जो है प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जो है वो इशू की हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सो दैट द क्रिमिनल ट्रायल जो है उसको एज फार एज पॉसिबल जो है इन गाइडलाइंस के हिसाब से चलाया जा सके। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो डेफर करने की एप्लीकेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर किया जाता है अंडर सेक्शन 231 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी, तो उसको जो है डेफर करते वक्त जो है जो बैलेंस देखना पड़ेगा बिटवीन द राइट ऑफ द अक्यूज एंड द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन और अक्यूज के दोनों को जो है राइट्स को देखकर जो है क्रॉस एग्जामिनेशन डेफर करने की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है विचार किया जाएगा या डिसीजन दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया इस जजमेंट में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट और भी है, वो रिगार्डिंग है एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन अगेंस्ट डेथ सेंटेंसेस। ये केस है बाबा साहेब मूर्ति कांबले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई भी एसएलपी जो है अगेंस्ट डेथ सेंटेंस फाइल होती है तो वो जो है बिना किसी रीजन के जो है वो डिसमिस नहीं हो सकती है कभी भी। यदि किसी भी एसएलपी में विदाउट एनी रीजन जो है वो डिसमिस कर दी गई है तो वो इलीगल है, वॉइड है। तो यानी कि किसी भी एसएलपी को डिसमिस जब करता है कोई भी, तो उसको जो है जज को जो है जस्टिस को जो है वहां पे अपने रीजंस जरूर देने पड़ेंगे एसएलपी को डिसमिस करने के लिए जो कि अगेंस्ट डेथ सेंटेंस है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2018 में आई है। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट और भी है दैट इज रिगार्डिंग एनी एम्बिग्विटी ऑफ टैक्स एग्जम्पशन। कई बार टैक्स की जो नोटिफिकेशंस आती हैं, टैक्स एग्जम्पशन की नोटिफिकेशंस आती हैं, उसमें किसी तरह की एम्बिग्विटी है कि पता नहीं लग पा रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है कि बेनिफिट किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस का टाइटल है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स इंपोर्ट मुंबई वर्सेस मैसेज दिलीप एंड कुमार कंपनी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि यदि किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी है इन टैक्स एग्जम्पशन नोटिफिकेशन देन इट शुड गो इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो यानी कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ही जो है वो फेवर करेंगी,
किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी है अगर तो इसमें जो है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है इस जजमेंट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी 2018 की। काफी जजमेंट्स आई हैं 2018 में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। हो सकता है कुछ जो है छूट गई हो, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है 2018 में है मैं उनको कवर करूं। तो लेकिन मैं अभी इन जजमेंट्स के किसी में भी मैं मेरिट्स में आपसे कोई भी बात नहीं करी है। ये सिर्फ एज इट इज जो जजमेंट्स आई थी वो मैंने आपको बताई हैं कि इनका किसी भी प्रकार का मैंने जो है विश्लेषण या किसी प्रकार की उसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली जो जैसे हम लीगली करते हैं एडवोकेट्स वैसे मैंने बिल्कुल भी नहीं करी है। हम सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स आती हैं उनकी सराहना करते हैं कि वो अपना काम जो है अच्छी तरह कर रहे हैं, करेंगे। जो भी पिटिशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, नेशनल लेवल पे जो है वो असर डालती हैं। तो ये थी हमारी 2018 की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। तो आगे आने वाले टाइम में जो है मैं आपके साथ और जो है लीगल मैटर्स, लीगल अपडेट्स जो है वो डिस्कस करूंगा। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो क्वेरीज हैं मुझे मिलती रहती हैं, मैं उनका मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी और ठीक जवाब दूं उनका मैं। तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए। हमारा परिवार जो है, एक फैमिली जो है लीगल गुरुकुल की, वो बढ़ती जा रही है और मुझे खुशी है कि मैं आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह मदद कर पा रहा हूँ आपके लीगल मैटर्स में। हालांकि मैं डायरेक्टली आपसे नहीं जुड़ा हूं, लेकिन इनडायरेक्टली या मेल्स के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू जो है मुझे आपका प्यार जो है, आपका बहुत जो है अप्रिसिएशन मिल रहा है। मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके साथ जो है इन टच में रहूं किसी भी तरह, चाहे वीडियोस के थ्रू, चाहे मेल्स के थ्रू, चाहे कमेंट्स के थ्रू। और मेरी कोशिश यही है कि मैं सभी का जवाब दूं। किसी को भी जो है मैटर्स जो जिनके हैं उनको मैं न्यूट्रल होके जो है अपना ओपिनियन दूं। ये नहीं कि हाँ भी आपने मेरे को अगर क्वेरी दी है तो मैं आपकी ही हक में बात करूंगा, चाहे वो ना भी हो। मैं आपको एक बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो है राय देता हूं, चाहे हो सकता है आपको ठीक लगे चाहे ना लगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो लॉ लीगली जो है वो चीज मैं आपको बताता हूं। तो तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।